नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं आजकल मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस लेकर आ रहा हूं। उसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक के बाद एक पाकिस्तान को दुनिया में हर तरफ से दुलत्ती पड़ रही है। जिसको बोलते हैं ना, धोबी पछाड़ लात जो पड़ती है, बुरी तरह से पड़ती है लात। और जब आपको दर्द का एहसास होने लगता है और बिल्कुल सही जगह पे इस दर्द का एहसास होता है, वैसा ही पाकिस्तान को अब हो रहा है। पहलगाम करके उसने एक दुस्साहस तो किया था, लेकिन दुस्साहस के बाद भारत ने जिस तरह से उसके ऊपर दबाव बढ़ाया है, उसके बाद पाकिस्तान की बोलती बंद है। चिनाब दरिया का पानी रोक दिया गया है, सिंधु जल समझौते को एबेंस पर रख दिया गया है। आपको पता है, चिनाब के जल को रोका गया है और उसके बाद से आज से पाकिस्तान के अंदर ये पानी चिनाब का जाना रुका है। इसके बाद से, क्योंकि हमने डैम के तमाम गेट्स को बंद कर दिया है, इसके बाद से वहां पर सिंचाई के साधनों में लगभग 21% पानी की कमी आ जाएगी। यानी जो पानी 100% जमीन को सींचता है, उसमें से 21% चिनाब दरिया का पानी रोक देने के बाद सींचना कम हो जाएगा। इसके बाद 3 करोड़ लोगों के पीने के पानी पर असर पड़ेगा। इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान ने कहा है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह सुन लेना चाहिए, पाकिस्तान को यह जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बहा सकता। पहलगाम में जैसे उसने बेगुनाहों का खून बहाया, धर्म पूछ पूछ कर, मजहब पूछ पूछ कर उनको गोली मारी गई, ऐसी बेशर्मी आतंकवादियों द्वारा भी नहीं देखी गई थी आज से पहले। पहलगाम में जिस तरह से मजहब और धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई, उसके बाद से पूरी दुनिया का ध्यान इस पूरी की पूरी समस्या की तरफ आया है। भारत ने भी कई सारे डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए, कई सारे फाइनेंशियल एक्शंस लिए और सिंधु पानी रोक दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि सिंधु जल समझौते के द्वारा ही पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत न केवल अपनी प्यास बुझाता है, बल्कि उनके यहाँ जो उपज होती है और जीडीपी में जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट करती है, उसकी भी कमर टूट जाएगी। लेकिन आज किस बात पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं? मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं उस मॉक ड्रिल पर जो 7 मई को होने वाली है। इसकी शुरुआती प्रिपरेशंस हमको देखने को 6 मई को मिल गई। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की मॉक ड्रिल की गई कि अगर जंगी सायरन बजता है या आसमान से मिसाइल हमला होने वाला होता है या बम के द्वारा एयर स्ट्राइक होने वाली होती है, ऐसे हालात में किस तरह बचा जाएगा, किस तरह से आग को बुझाया जाएगा, किस तरह से सिविल डिफेंस से लोग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिविल डिफेंस वाले कौन होते हैं? इसमें रेलवे के कर्मचारी होते हैं, इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी से लोग होते हैं, इसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के लोग होते हैं। ये तमाम लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस और इसके अलावा सिविल वॉलंटियर्स, ये तमाम लोग काम करते हैं। और इस तरह के जंग के हालात अगर बनते हैं और कहीं पर कोई बम खुदा ना खास्ता गिर जाता है, मैं अब मेरे सामने ये सवाल सबसे बड़ा है। आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जंग की हालात में क्या हम भी खतरे में आ जाएंगे? मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूं कि 99.99% आप पर कोई आंच नहीं आने वाली है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री सिस्टम है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो भारत के मुकाबले में 1 है। भारत अगर 11 है तो पाकिस्तान 1 है। हम इतने ज्यादा सुपीरियर हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल जैसे ही पाकिस्तान के किसी भी कोने से लॉन्च होगी, उसकी सूचना भारत में जो एक्टिवेटेड रडार हैं उनको मिलेगी और भारत की एक मिसाइल जाएगी और हवा में ही उस मिसाइल का खात्मा कर देगी। ऐसे ही अगर कोई मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान से अंदर घुसकर बम गिराने का दुस्साहस करता है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में उस प्लेन को कम से कम वापस पाकिस्तान तो नहीं जाने दिया जाएगा, उस प्लेन को वहीं के वहीं मार गिराया जाएगा। लेकिन फिर आप ये सोच रहे होंगे कि जंग की इस तरह की तैयारी आखिरकार क्यों की जा रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मारने वाले से बचाने वाला अच्छा होता है। इसीलिए हम किसी भी तरह की मानसिक स्थिति के लिए तैयार रहें।
आपको पता है ना, मेरे सहयोगी उदय मुझे बता रहे थे कि स्कूल के अंदर फायर ड्रिल होती है, स्कूल के अंदर अर्थक्वेक ड्रिल होती है। ये ड्रिल्स क्यों होती है? ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि फायर आ जाएगी, लेकिन अगर आ जाए तो उसमें आपको अपने आप का बचाव कैसे करना है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि घर के अंदर जरूरी सामान रखें, ज़रूरत की दवाइयाँ रखें। अगर आप में से कोई बीमार है तो वो अपने स्टॉक की दवाइयाँ रखें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में इंटरनल इलाकों तक पाकिस्तान का कोई प्लेन आ जाएगा या कोई मिसाइल आ जाएगी, इसकी संभावना न के बराबर है। तो हम ये प्रिपरेशंस क्यों कर रहे हैं? ये हम प्रिपरेशंस इसी आधार पर कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता, अगर ईश्वर ना चाहे, इस तरह की कोई गलती पाकिस्तान करता है और अगर उसने हमारे सिविलियंस पर हमला किया, तो आप ये मान के चलिएगा या तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे या पाकिस्तान का नामो निशान इस सरजमीन से उठ जाएगा। तो पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करेगा, मुझे इसकी संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ, छोटे छोटे मिलिट्री ऑपरेशंस लंबे समय तक चल सकते हैं। आपको याद होगा ना, आज से लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले जब रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब सब यही कह रहे थे कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में रूस यूक्रेन को पटक देगा और उसके बाद जो है युद्ध खत्म हो जाएगा। क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध इतना लंबा चलेगा? मुझे इस बात की संभावना नहीं लगती, क्योंकि यूक्रेन को पूरे पश्चिमी देश समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास समर्थन के नाम पर सिर्फ ठेंगा है। एक आध दो देश आप जोड़ लीजिए, चाहे वो टर्की जैसा देश हो या चाइना जैसा देश हो, जिसके रहमो करम पर आज की तारीख में पाकिस्तान पल रहा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान की कोई मदद करेगा, इसकी संभावना मुझे न के बराबर दिखाई देती है। मैंने कहा ना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कोई नहीं सुनने वाला, इसीलिए मरता क्या ना करता, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गया। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 सदस्य हैं, उनके साथ उसने क्लोज डोर मीटिंग की बात की। इसके अंदर जो है 5 सदस्य देश और 10 जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य देश और 10 अस्थायी सदस्य देश थे। गोपनीय मीटिंग की मांग की गई और इस गोपनीय मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने अपने झूठ का प्रपंच एक बार फिर फैलाया। शिकायत करने लगा कि देखिए, पानी को हथियार बनाकर हम पे हमला हो रहा है। यह भी कहने लगा कि भारत ने तो ये ऑपरेशन खुद करवाया है पहलगाम का, ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम लगा सके। इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? वो ऑपरेशन खुद अपनी सीमा पर देश खुद करा ले, चाहे किसी राजनीतिक, डिप्लोमेटिक या फाइनेंशियल फायदे के लिए, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के इस आशंका को या पाकिस्तान के इस आरोप को, आशंका नहीं आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ साफ कहा कि इसके पीछे आतंकवादी ही जिम्मेदार हैं। और इसके बाद पाकिस्तान से सीधा सीधा सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? क्या इसके पीछे लश्कर है? लश्कर का सवाल क्यों पूछा गया? लश्कर का सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि लश्कर ए तोयबा, जिसका मुख्यमंत्री जिसका सर्वे सर्वा हाफिज सईद है, हाफिज सईद और लश्कर ए तोयबा दोनों यूनाइटेड नेशंस के आतंकवादियों की सूची के अंदर शामिल है, जिनके ऊपर करोड़ों डॉलर का इनाम है। और यही हाफिज सईद खुला घूम रहा है। कल मैं बात करूंगा 4 विकल्प के पास, भारत के पास 4 ऐसे कौन कौन से विकल्प है, उसके बारे में बात होगी। उसके बारे में समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। उसका डाटा मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के ऑपरेशन भारत कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए धर्म पूछकर गोली मारी गई, ये भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देशों ने कहा। और इसके पीछे कटघरे में खड़ा किया गया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते। और यहां पर पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान से आए उनके आतंकी पिट्ठुओं ने किसको गोली मारी? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गोली मारी। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए भी मैं आपको समझा देता हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंसल्टेशन कमेटी के अंदर जो बैठक हुई, उसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से अलग थलग पड़ा है। हालांकि इस बैठक की मांग खुद पाकिस्तान ने की थी और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स है वो दावा कर रहे थे कि हमारी बैठक कितनी सफल रही। दरअसल पाकिस्तानी लोग झूठ बोलने के माहिर हैं। आपको पता है, भारत ने पाकिस्तान से 4 जंगें जीती है। 1948 में 1, 1965 में 1, 1971 में 1 और 1999 में 1।
यानी टोटल 4 जंग। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकों में क्या बताया जाता है? पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकों में यह बताया जाता है कि भारत ने हमें हराया नहीं, हमने भारत को इन जंगों के अंदर हराया है। लेकिन पाकिस्तान के बाद इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बांग्लादेश फिर अलग कैसे हो गया, बांग्लादेश एक सोवरेन मुल्क कैसे बन गया। हालांकि बांग्लादेश में अभी पाकिस्तान आईएसआई और कट्टरपंथियों के जरिए बड़ी तोड़फोड़ की साजिश कर रहा है, और यूएनएससी में भी जब उसने अपने आप को विक्टिम बनाने की, अपने आप को प्रताड़ित बनाने की कोशिश की, तब यूएनएससी में भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ मिली है। भारत से डरा पाकिस्तान ने ली थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की शरण। यूएन ने भी भगा दिया है, एक तरीके से भगा दिया है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि डिप्लोमेसी में इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, लेकिन आम भाषा में पाकिस्तान को लताड़ा गया, पाकिस्तान को लात पड़ी, सुनने में मजा आता है ना, तो मैं जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का झूठा बयान आया, जिसमें उसने कहा था कि भारत ने खुद पहलगाम में हमला कराया। इस बात को पूरी तरह से सर्वसम्मति से पाकिस्तान को छोड़कर बाकी तमाम देशों ने इसको नकार दिया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इस मुद्दे को हम ग्लोबल नहीं बनाएंगे, आप भारत के साथ मिलकर इस मसले को सुलझाओ। दरअसल पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि ऐसे तमाम मामलों में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है उसे ग्लोबल मुद्दा बनाया जाए और दुनिया की पंचायती इसके अंदर ली जाए, ताकि दुनिया के बड़े बड़े देशों से भारत पर दबाव डलवा सके। लेकिन भारत साफ साफ कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मसला है वो दोनों देश मिलकर सुलझाएंगे और उसमें किसी के मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है। हाल ही के दिनों में मैं वॉशिंगटन गया था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात थी, और ट्रंप ने एक बार उनसे पूछ लिया था कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मुझे मध्यस्थता करने की जरूरत है। तो ट्रंप के मुंह पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपने मुद्दों को खुद निपटाने में सक्षम हैं। तो यूनाइटेड नेशन से कुछ इसी तरह की पंचायती चाहता था, लेकिन इस मुद्दे को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ठुकरा दिया। यूएन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, साथ ही पाकिस्तान से कहा कि इस पर अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे। पाकिस्तान इस जवाबदेही से लगातार भाग रहा है। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि ये इसने नहीं कराया। जब पूछा गया कि क्या ये लश्कर ने कराया है, मैंने आपको बताया लश्कर एक ग्लोबल आतंकवादी संगठन है। यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शंस लिस्ट है उसके हिसाब से तो आपको पता है ना, लश्कर का जो नया फ्रंट बना है टीआरएफ, उसने तो बाकायदा इस बात की जिम्मेदारी ली थी। जब उनको लगा कि पाकिस्तान, अब भारत हमें छोड़ेगा नहीं, तो टीआरएफ ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया और कहा कि इस आतंकवादी हमले में उसका कोई योगदान नहीं है। तो ये टीआरएफ भी लश्कर ही है, इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान ने क्या आरोप लगाया? पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि सिंधु के पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यूएन ने इस मामले में भी पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। पाकिस्तान ने कहा भारत के भड़काऊ बयानों से तनाव बढ़ा है, लेकिन लोग ये नहीं जानते भड़काऊ बयान कौन दे रहा है। पाव पाव भर के एटम बम कौन बोल रहा है कि अगर हम पे जंग तामील की गई तो हम एटम बम जो है वो भारत के ऊपर गिराएंगे। कौन बार बार कह रहा है कि गौरी और शाहीन नाम की मिसाइलें जो हैं हमने शबे बारात के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं इकट्ठा की है। तो ये पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान जब भी फंसता है ना तो इसी तरह से रोता है, चिल्लाता है। मैंने उसकी इस डिप्लोमेसी को बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत समझा है। हाँ, एक बात जरूर कही है यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा है दोनों देशों के बीच आपस के तनाव को कम करना चाहिए। लेकिन तनाव कम कैसे होगा जब तक पाकिस्तान पहलगाम हमले में अपने इन्वॉल्वमेंट को स्वीकारता नहीं है, जो वो नहीं स्वीकारेगा। और भारत जब तक, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, आपने कल्पना नहीं की होगी ऐसे जगह पर इन आतंकवादी और उनके आकाओं को पहुंचाया जाएगा। तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, जितना मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, समझता हूं, 1995 से उनका अध्ययन कर रहा हूं, ये वो इस बार जो है आर या पार की लड़ाई करेंगे। 4 विकल्प हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहला विकल्प ये है कि जो हमारे हाई वैल्यू टारगेट है, हाई वैल्यू टारगेट कौन कौन से होते हैं? हाफिज सईद,
इसके अलावा जो है दूसरा हाई वैल्यू टारगेट कौन सा है? दूसरा हाई वैल्यू टारगेट है मौलाना मसूद अजहर। तीसरा हाई वैल्यू टारगेट कौन है? दाऊद इब्राहिम। और चौथा हाई वैल्यू टारगेट कौन है? मैं तो कहता हूं आसिम मनूर। क्या इनके ऑल आउट खात्मे की तरफ भारतीय सेना जाएगी? जो दूसरा विकल्प क्या है? जो दूसरा विकल्प है वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और उसके आसपास जितने टेरर कैंप हैं और जितना टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका समूल नाश किया जाए। आप सोच रहे होंगे अब तो आतंकवादी अपने शिविरों से भाग चुके होंगे ना, कहीं तो छुपे होंगे। भारत की खुफिया एजेंसी ऐसे तमाम लोगों को ट्रैक करती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कि हम पाकिस्तान का पूरी तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दें। इकोनॉमिक ब्लॉकेट का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक ब्लॉकेट को मैं आपको साफ साफ बताता हूं। अगर हमने ग्वादर और कराची पोर्ट को रोक दिया और भारत ने जो है हिंद महासागर के उस इलाके से माफ़ कीजिएगा उस समुद्री सीमा से, जो समुद्री सीमा पाकिस्तान से लगती है, उस समुद्री सीमा पर अपने 4 नेवी के जहाज खड़े कर दिए और पाकिस्तान के शिप के मूवमेंट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया, तो पाकिस्तान खाने पीने मिलिट्री सामान सबके लिए जो है वो लाचार हो जाएगा, उसका पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेट हो जाएगा। और चौथा और सबसे बड़ा काम, जो चौथा विकल्प है भारतीय सेना के पास, वो ये है कि आईएसआई के नेटवर्क का खात्मा कर दिया जाए। कल इन चारों विकल्पों पर विस्तार से बात होगी। बताऊंगा आपको कि कौन कौन से हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिनके ऊपर भारत आगे कार्रवाई करने की सोच सकता है या जो हमारे वॉर प्लान के अंदर शामिल होंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।